पीएसआई रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम चलेंगे इतिहास के उन पन्नों में जहां हमारे संविधान की नींव रखी गई थी। जी हाँ, हम बात करेंगे उन 2 ब्रिटिश एक्ट्स की जो हमारे संविधान का आधार बने। अक्सर ये सवाल आता है कि हमारे संविधान का असली ढांचा, इसका ब्लूप्रिंट आखिर आया कहाँ से? तो इसकी कहानी ना शुरू होती है आज़ादी से भी बहुत पहले। इसकी जड़ें हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनों में। तो चलिए आज इन्हीं को ज़रा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला बड़ा कदम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है ना? असल में ये अंग्रेजों का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था, ये देखने के लिए कि भारतीयों को शासन में किस हद तक शामिल किया जा सकता है। अब देखिए, ये एक्ट कोई रातों रात नहीं आ गया, इसकी पूरी एक कहानी है। शुरुआत हुई 1917 में एक वादे से, जिसे मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन कहते हैं। फिर बिल पेश हुआ, बहस हुई और आखिर में 1921 आते आते ये पूरे ब्रिटिश भारत में लागू हो गया। इस 1919 के एक्ट का जो सबसे चर्चित और कह सकते हैं कि सबसे पेचीदा फीचर था, वो था डायरकी। हिंदी में इसे कहते हैं द्वैध शासन, मतलब प्रांतों में एक तरह की डबल गवर्नमेंट, एक दोहरी शासन व्यवस्था। तो ये द्वैध शासन काम कैसे करता था? देखिए, विषयों को ना 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, यानी आरक्षित विषय, फाइनेंस, पुलिस, रेवेन्यू, मतलब सारे मलाईदार और पावर वाले डिपार्टमेंट्स, ये सीधे गवर्नर के कंट्रोल में थे। और दूसरी तरफ थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, यानी हस्तांतरित विषय, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ये भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। तो साफ है ना, असली पावर तो अंग्रेजों ने अपने ही पास रखी थी। अच्छा, डायरकी के अलावा भी इस एक्ट में कुछ और जरूरी बातें थीं। पहली बार सेंटर में 2 सदनीय व्यवस्था लाई गई, मतलब 2 हाउस बनाए गए, कुछ आज की लोकसभा और राज्यसभा की तरह। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन था, सारी की सारी असली पावर गवर्नर जनरल के पास थी और वो किसी भी भारतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं थे। इसीलिए इसे गैर उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। अब 1919 के एक्ट की जो भी कमियां थी, उनको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आया, फिर गोलमेज सम्मेलन हुए और इन सब के बाद अंग्रेज लेकर आए एक और भी ज्यादा बड़ा और डिटेल्ड कानून। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल थे। इतना विशाल और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था ये कि जब हमारा अपना संविधान बना तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से लिया गया। तो चलिए इसके कुछ बड़े बड़े प्रोविजंस पर नजर डालते हैं। पहला, इसमें एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव था, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और रियासतें सब शामिल हों। हालांकि ये कभी बन नहीं पाया क्योंकि रियासतों ने मना कर दिया। दूसरा, जो डायरकी प्रांतों में थी उसे वहां खत्म करके सेंटर में लागू कर दिया गया। और तीसरा, दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट बनाया गया, जो हमारे आज के सुप्रीम कोर्ट का प्रिकॉर्सर था। तो अब इन दोनों एक्ट्स को आमने सामने रख कर देखते हैं कि इनमें मुख्य अंतर क्या थे। ये टेबल देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। 1919 में डायरकी कहाँ थी? प्रांतों में। 1935 में उसे प्रांतों से हटाकर सेंटर में ले आए। बाईकैमरलिज्म यानी द्विसदनीय व्यवस्था 1919 में सेंटर में आई। तो 1935 तक इसे 11 में से 6 प्रांतों में भी लागू कर दिया गया। और विधायी सूचियों को देखिए, जहां पहले सिर्फ 2 लिस्ट थी, अब 1935 में एक तीसरी लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट भी जोड़ दी गई। अब इतना कुछ होने के बाद भी हमारे भारतीय नेताओं ने 1935 के एक्ट की जोरदार आलोचना की। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ये सब बस दिखावा है, असल पावर अभी भी नहीं दी जा रही थी। जवाहरलाल नेहरू का तो इस पर एक बहुत ही मशहूर कोट है। उन्होंने कहा कि ये एक्ट एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो बहुत मजबूत हैं पर इंजन ही नहीं है। मतलब कंट्रोल करने के सारे नियम कानून हैं पर देश को आगे बढ़ाने की, चलाने की पावर ही नहीं दी गई। और मोहम्मद अली जिन्ना तो और भी ज्यादा मुखर थे। उन्होंने तो इसे पूरी तरह से सड़ा हुआ, मौलिक रूप से बुरा और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताकर सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन यहीं पर इतिहास की एक बड़ी मजेदार और विडंबना भरी बात सामने आती है। इतनी आलोचनाओं के बावजूद जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान बनाने की बारी आई, तो हमारे संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा इसी 1935 के एक्ट के ढांचे पर आधारित था।
तो ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये ब्रिटिश एक्ट्स हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी थे, तो फिर हमारे संविधान को इसकी आत्मा कहाँ से मिली? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आगे की हमारी संवैधानिक यात्रा में मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस रिवीजन सीरीज के अगले हिस्से में हम बात करेंगे प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल की। तो हमारे साथ बने रहने के लिए एग्जाम स्टैम्पर को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।